नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर.के. जोशी आपके बीच में हिंदी का क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं वर्ण रचना के बारे में या वर्ण परिचय के बारे में। ये क्लास 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को पहले गौर से देख लिया जाए और उसके बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्ण। सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्ण। बच्चों, वर्ण होता क्या है? कह रहा मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक सार्थक का मतलब किसी न किसी का क्या कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से, जैसे अ, क, च, ट, न, ये मुख से निकल रही है। ये क्या निकल रही है? मुख से निकल रही है। और कोई ना कोई अर्थ देना चाहिए, कोई ना कोई क्या देना चाहिए? अर्थ होनी चाहिए या देना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात में अगर देखा जाए तो इसे अभिव्यक्ति की सबसे न्यूनतम इकाई कहा जाता है। इसी वर्ण को अभिव्यक्ति की सबसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम इकाई कहा जाता है। न्यूनतम इकाई कहा जाता है। तीसरा में लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, अ, च, त, क्या इससे छोटा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे छोटा हो ही नहीं सकता है ना। ये आप देखिए यहाँ पे लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, जो इससे छोटा हो ही नहीं सकता। क, च, म, ट, सभी में हलंत लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, या ना भी लगेगा फिर भी इससे छोटा होएगा ही नहीं, क्योंकि सभी के साथ कौन आएगा? आ आएगा। सभी के साथ क्या आएगा? आ आएगा, है ना। और दूसरा, अगर बचपन में पढ़ाया गया था हम सभी को, आपको भी हमें भी, यानी कि जो पढ़ाया जाता था सीधे सीधे तौर पे क्या पढ़ा दिया जाता था कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यही ना, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। और क्या दे दिया जाता था टीचर के द्वारा? वो दिया जाता था क, च, त, म, च, ये सब क्या किया जाता था? यानी कि उदाहरण के तौर पे दे दिया जाता था और सभी में क्या लगा दिया जाता था? हलंत लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? हलंत लगा दिया जाता था। यानी कि अब देखते हैं हम लोग वर्णमाला। क्या देखते हैं बच्चे? वर्णमाला देखते हैं। कहता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या जो पहले पढ़ते थे लोग, जो पहले के लोग पढ़ाते थे वो 44 पढ़ाते थे, और आज के लोग जो पढ़ाते हैं, आज के जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं 52। बिल्कुल, क्या पढ़ाते हैं? 52 पढ़ाते हैं। यानी कि वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या 44 और कुल संख्या कितना होती है? आपका 52 होती है। ये मैं बताऊंगा कि मूल संख्या 44 कैसे होती है और 52 कैसे होती है। इस बात को मैं पूरी तरह से आपके बीच में रख दूंगा, है ना, आपको बीच में रख दूंगा। अब देखिए, वर्ण को 3 रूपों में पढ़ा जाता है। वर्ण के कितने रूपों में? 3 रूपों में, लेकिन उच्चारण के आधार पर 2 रूपों में। फिर से सुनिए, वर्गीकृत के रूप में हम लोग वर्ण को कितने रूप में पढ़ते हैं? 3 रूप में। कितने रूप में? 3 रूप में। वर्गीकरण कितने रूप में करते हैं? 3 रूप में करते हैं वर्ण को। पहला करते हैं उच्चारण का स्थान पे, दूसरा करते हैं वायु संवेग का स्थान पर, और तीसरा हम लोग जो करते हैं, हम सभी करते हैं, ये तारत्व के स्थान पे किया जाता है। तारत्व के स्थान पे किया जाता है। ठीक। और इस प्रकार से उच्चारण का स्थान पर जो हम लोग वर्ण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर्ण वर्ण, जिसकी संख्या 11 होती है, और दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, जिसकी संख्या कितना होती है? जिसकी संख्या 39 होती है। और नोट में बच्चे आपको मैं लिख दिया हूं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, यहाँ पे 11 हो गया, 39 हो गया कितना? 50, और एक अनुस्वार हो गया और दूसरा विसर्ग हो गया कितना? आपका 52। अनुस्वार और विसर्ग का हिंदी व्याकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। शब्द को लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी भूमिका अनुस्वार और विसर्ग का ही होता है। कैसे? वो चीज को देख लीजिए। वो चीज को मैं बोर्ड पे लिखता हूं, जैसे कि मैं कुंती शब्द लिखा। क्या लिखा? कुंती शब्द लिखा। तो कुंती में आप देखिए, तो कुंती में जब मैं लिखा तो देखिए एक बिंदु के रूप में दिया, अनुस्वार दिया ना। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इसे को हटा दो, शब्द पूरी तरह से क्या हो रही है? गड़बड़ा जा रही है, पूरी तरह से खराब हो जा रही है। इसलिए सबसे बड़ी भूमिका यानी कि आपका अनुस्वार निभाया। और दूसरी बात, दुख आप लिखिए, तो दुख आप कैसे लिखोगे? दुख शब्द है, लिखना है आपको, तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप इस प्रकार से लिख दो कि हम दुख लिख दिए, दुख लिख दिए कि हाँ दुख हो गया, गलत है। इसके लिए भी क्या है जरूरत?
आपको जरूरत पड़ेगा विसर्ग का। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि अनुस्वार और विसर्ग का हिंदी व्याकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी भूमिका क्या करती है? निभाती है। ये हो गया आपका इस प्रकार से। फिर इस तरफ वाला एक बार फिर से देख लिया जाए वर्णमाला से। मैंने क्या बोला? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, और वर्णमाला में अगर वर्ण की मूल संख्या कहा जाए तो 44 और कुल संख्या कहा जाए तो कितना? 52। और वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण आप कीजिएगा तो 3 आधार पे कीजिएगा। 3 आधार पे, एक कीजिएगा उच्चारण का स्थान पर, दूसरा कीजिएगा वाय संवेग के आधार पर, और तीसरा आप क्या कीजिएगा? तीसरा कीजिएगा आप तारत्व के स्थान पर कर दीजिएगा। ये हो गया वर्गीकरण के रूप। लेकिन उच्चारण का स्थान पर वर्ण के 2 ही प्रकार होता है, जिसको यानी कि पूरा वामन को उसमें पढ़ना होता है, पूरा का पूरा वामन को ही पढ़ना होता है। यानी कि पहला होता है स्वर्ण वर्ण, जिसकी संख्या होती है कितना? आपका 11 होते हैं, और दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। और नोट में क्या लिखा? अनुस्वार और विसर्ग, जो स्वर्ण वर्ण का ही रूप होता है। कैसे? यानी कि अन और अह जो लिखा जाता है लास्ट में, अन और अह जो लिखा जाता है लास्ट में, अन और अह लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण क्या होता है? तेरा जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र क्या होता है? अस्तित्व होता है, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको बोलने में क्या लगता है? कम समय, है ना? तो कम समय लगता है, और इन्हें मात्रा भी कहा जाता है। मात्रा कैसे कहेंगे? मात्रा इस वर्ण को, स्वर्ण वर्ण को किस प्रकार से कहेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या लिखा रहा, आप क्या लिखे तो क्या के साथ देखिए आ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? क्या के साथ आ जुड़ा हुआ है। आप की लिखे तो की के साथ क्या है? ई जुड़ा हुआ है। आप पू लिखे या कुछ भी, पू लिखे या पा लिखे या कुछ भी आप लिखिए, यानी कि इसमें यानी कि आपको क्या होगा? स्वर वर्ण आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं क्या किया? जैसे कि मैं पू लिखा, कौन सा पू लिखा? जो पू लिखा, तो इसमें क्या है आपका? यानी कि आपका क्या है? पा है, और पा के साथ क्या है? ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा है, तो पू हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखे? तो क्या लिखे बच्चा? तो क्या लिखे, और क्या के साथ क्या लिखे? आ। क्या के साथ क्या हुआ? आ। इसलिए तो इसे यानी कि मात्रा भी कहते हैं इस वर्ण को, स्वर वर्ण को। नहीं तो कहते किस लिए? चलिए, और इसकी संख्या जो होती है 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और 11 कैसे होती है मैं आपको बताने वाला अभी तुरंत ही। यानी कि 11 होती है, इसकी संख्या कितना होती है? 11 होती है। लेकिन 11 कौन कौन होती है इस चीज को आप देखिए अ ई उ री हो गया, ए आई ओ औ, यानी कि इसकी संख्या कितना हो गया? 11 हो गया। आप गिन के देखिएगा तो इसकी संख्या कितना आएगा उभर करके? 11 हो गया। कितना हो गया? 11। और इसी स्वर वर्ण के अगर बात करते हैं तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के होता है आपको 4 भेद होता है। कितना भेद? 4 भेद। 4 भेद होता है। पहला हरस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त, और चौथा क्या होता है? आपका प्लुत स्वर होता है। कितना होता है? यानी कि प्लुत स्वर होता है। तो याद ये देखिए, इसकी हरस्व स्वर की संख्या कितना होती है? 4 होती है। दीर्घ कितना होती है? 3 होती है। और संयुक्त की कितना होती है? 4 होती है। और प्लुत की कितना होती है? प्लुत के आपके बीच में अगर देखा जाए बच्चा तो 1 होती है। कौन कौन होती है ये सबे मैं आपको नीचे लिख दिया हूं, ये देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप एक नोट पॉइंट पढ़ लीजिए। नोट पॉइंट क्यों पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जेहन में हटा लीजिए। यानी कि कुछ विद्वानों का मानना है कि संयुक्त स्वर, कौन सा? संयुक्त स्वर जो है इसको एक साथ जोड़ करके स्वर वर्ण के 3 भेद लिखे। यानी कि कुछ विद्वानों ने संयुक्त स्वर यानी कि दीर्घ के साथ क्या किया? दीर्घ के साथ यानी कि संयुक्त स्वर को दीर्घ में जोड़ दिया गया, और दीर्घ में जोड़ने के बाद उसको में एक में कर दिया, तो उसको दीर्घ बोल दिया। क्या बोल दिया? दीर्घ बोल दिया। तो इसलिए स्वर वर्ण को कितना भेद हो गया? 3। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, इसकी संख्या, इसकी भेद कितना होता है? इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते हैं कितना? 4 होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो अभी 4 यानी कि 4 जो है इस प्रकार से है। लेकिन क्या करते हैं हम, यानी कि दीर्घ के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? संयुक्त को जोड़ दिया जाता है। इसलिए भेद में अगर पूछेगा तो स्वर वर्ण के भेद अगर पूछा जाए 12 के बच्चे के लिए 3 ही, बाकी बच्चे के लिए, बाकी स्टूडेंट के लिए आपका क्या होगा? 4। लेकिन हमें पढ़ना ही 4 है, ये ध्यान रखिएगा। हमें पढ़ना कितना है? 4 ही है। जैसे देखो, इसको 1 नंबर हो गया, इसको कितना? 2 नंबर हो गया, और इसको आप कितना कहिएगा? 3 नंबर पर हो गया। देखिए 3 नंबर पर हुआ ना, तो दीर्घ और संयुक्त को जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको दूसरा नंबर पर रख दिया जाता है। लेकिन बोला जाता है दीर्घ स्वर। क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या जोड़ करके बोल दी जाता है 7, और मूल संख्या जो आता है वो होता है कितना? वो होता है 3।
अब देखिए नीचे कैसे, अब देखते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं पढ़ते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं पहले मिटा देते हैं। बारी बारी से हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर तरजीह स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है और इसकी संख्या कितना होती है 4 होती है। इसकी संख्या कितना होती है, इसकी संख्या आपका कितना होती है 4 होती है। जैसे कौन, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और री, इसकी संख्या कितना हो गई 4 हो गई। और कितना हो गई 4 हो गए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं ह्रस्व से 2 गुना समय, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण क्या होता है ह्रस्व के 2 गुना समय लगे, कितना गुना 2 गुना समय लगे, यानी कि इसकी 2 गुना समय लगे तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। और इसकी मूल संख्या जो होता है 3 होती है। कितना होती है 3 होती है। कौन कौन, देखिए अ ई उ, आ बड़ा ई बड़ा उ, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। मूल कितना हो गया 3, मूल कितना हो गया 3 हो गया, मूल कितना हो गया 3 हो गया। और इसकी मूल संख्या कितना मैंने बताया 3 हो गया। और कुल संख्या कितना होती है 7 होती है। कैसे होती है 7, कैसे होती है 7, ये चीज को देखिएगा, मैंने अभी अभी बता के गया कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को मिला दिया जाता है तो इसलिए इसकी संख्या कितना हो जाती है, यानी कि दीर्घ स्वर की संख्या कितना हो जाती है 7 हो जाती है। दीर्घ में कर दिया जाता है, संयुक्त को कहां कर दिया जाता है, दीर्घ में कर दिया जाता है, ठीक है ना, दीर्घ में कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त स्वर, क्या देखते हैं संयुक्त स्वर, तो जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है, जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है और इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। जैसे देख लीजिए ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और क्या हो गया औ हो गया। इसकी संख्या कितना होगी 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पूरी तरह से आपको 11 को मिल गया। इसमें कितना था 4 था, दीर्घ में कितना था 3 था और संयुक्त में कितना है आपका 4 है। तो 4 3 7 7 4 11, 7 4 कितना 11 हो गया। 7 4 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 11 हो गया। तो मैंने अभी अभी बोल करके निकला था कि इसकी संख्या कितना होता है 11 होता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक और वर्ण बचा हुआ है, स्वर वर्ण बचा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लुस स्वर। क्या कहते हैं प्लुस स्वर। प्लुस स्वर को यहां से मैंने क्या किया है, जगह नहीं रहने के कारण क्या किया है, यहां पे लिख दिया है, यहां पे लिख दिया गया, यहां पे क्या किया गया लिख दिया गया। तो देखिए प्लुस स्वर की अगर बात किया जाए तो ह्रस्व के 3 गुना, जिसके उच्चारण में ह्रस्व के 3 गुना और दीर्घ के 2 गुना समय लगता है। आप अगर बोलोगे ह्रस्व के कितना गुना, ह्रस्व के कितना गुना, यानी कि ह्रस्व के आपका 3 गुना और दीर्घ कितना गुना 2 गुना समय लगेगा। और इसकी संख्या कितना होती है 11 होती है। इसकी संख्या कितना होती है 11। वो कौन है, वो ओम है। जैसे बोल के देखो, जैसे में ओम ओम, तो देखिए तो यानी कि ह्रस्व के 3 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और दीर्घ कितना 2 गुना समय लगा बोलने में, 2 गुना क्या लगा समय लगा। ये तो आराम सी बात है, एकदम क्या आराम से आपको ना इत्मीनान से आप पढ़िएगा, पूरी तरह से आपको यानी कि वर्ण समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एक तरफ चलते हैं संयुक्त वर्ण में। कहां चलते हैं, संयुक्त स्वर में चलते हैं। कहां चलते हैं, संयुक्त स्वर में चलते हैं। तो संयुक्त स्वर में चलने की बात अगर किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आ है आपका, क्या है आ है और क्या आ है प्लस ई और ई है। तो इसका निर्माण जो होगा, कहा गया कि दो स्वर वर्णों के मेल से बनता है। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा आखिर कैसे, तो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, गौर से देख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने शुरू वाला में आ लिया, चलो अब प्लस क्या कर दिया, बड़ा ई ले लिया, तो क्या बन गया आपका, बन गया ए। क्या बन गया, ए बन गया। अगर हम क्या करते हैं, चलो आ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आ ले लेते हैं, अब प्लस क्या करते हैं, यानी कि छोटा ई ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या बनेगा, आपको क्या बनेगा, ए ही बनेगा। चलो आगे देखते हैं, आय बनाने के लिए भी देखते हैं। यानी कि जैसे आ लिया, आ के बाद क्या किया, आ के बाद मैंने क्या करता हूं, आय को उठा लेता हूं। तो इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, आपको आय ही बनेगा। क्या बनेगा, आय ही बनेगा बच्चे। और तीसरा में अगर आगे देखा जाए तो क्या करता हूं, आ ले लेता हूं, कुछ नहीं आ ले लेता हूं, और आ लेने के बाद क्या करता हूं, आपको ए लेता हूं। तो इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, आपका आय ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, आय ही बनेगा आपका। क्या बनेगा, आय बनेगा। देख लिए, तो इस को जेहन में दम अटा लीजिए कि किस प्रकार से संयुक्त स्वर जो है 2 वर्णों के मेल से बन रहा है, 2 वर्णों के मेल से बन रहा है। ये चीज को ध्यान से आप जेहन में क्या कीजिए, अटा लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं,
अब आगे चलते कुछ क्या किया है मैंने आपको यहाँ पे इस जगह पे क्या किया है कि कुछ नोट पॉइंट में लिखा हूं। क्या लिखा हूं? कुछ क्या क्या किया हम नोट पॉइंट में क्या किया हूं आपके बीच में लिख दिया हूं कि ताकि आपको जिंदगी में काम दे सके, जिंदगी में क्या कर सके, काम दे सके। जैसे कि आज है आपको हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहा जाता है। और शहीद वर्ण जो कहा जा रहा है वो कैसे कहा जा रहा है? शहीद वर्ण जो कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है? देखिए, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, इस चीज को क्या करता हूं मैं मिटा देता हूं और आज की बात लेकर के चलता हूं। आपको शहीद वर्ण कहा जा रहा है, तो क्यों कहा जा रहा है? यानी कि क्या के साथ यानी क्या है, क्या आधा का और क्या हो गया आ, तो सभी के साथ अगर देखिएगा कोई भी वर्ण के साथ आप देखिएगा, यानी कि चाहे चा के साथ हो, आ के साथ हो, सॉरी यानी कि माँ के साथ हो, ना के साथ हो, किसी भी वर्ण के साथ आप अगर देखते हैं, किसी भी वर्ण के साथ अगर देखते, चाहे स्वर वर्ण हो यानी कि चाहे व्यंजन वर्ण हो, जितना भी व्यंजन वर्ण हो और सभी के साथ अगर आप देखते हैं तो सब में आपको आ की मात्रा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आपको हिंदी वर्णमाला में शहीद वर्ण कहा जाता है। आपको क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला में यानी कि शहीद वर्ण कहा जाता है। लेकिन अन्न और आ को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अन्न और आ को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा, जहन में हटा करके क्या कीजिएगा, रखिएगा। आगे अन्न और आ को, अन्न और आ ना तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन वर्ण है, तो ये कौन सा वर्ण है भाई? ये है आपका नपुंसक वर्ण। कौन सा वर्ण? नपुंसक वर्ण कहे जाएगा इसको। ना तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए अन्न और आ को नपुंसक वर्ण कहा जाएगा। कौन सा वर्ण कहा जाएगा? नपुंसक वर्ण कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। जिस प्रकार से मैंने स्वर वर्ण आपके बीच में पढ़ाया उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण को भी लेकर के चलता हूं। देखते हैं व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण मैंने बताया, उसके बाद व्यंजन वर्ण। देखिए, व्यंजन वर्ण की बात अगर करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, यहां पे देखिए साफ साफ, देखिए साफ साफ लिख रहा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे ही क्या कहते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन स्वर्ण वर्ण तो स्वतंत्र हो रही थी, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रही है। व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण की कहीं ना कहीं क्या ले रही है, सहायता ले रही है। जैसे देखिए आप, जैसे मैं आप खुद आंखों से देख लीजिए, अपनी आंखों से, यानी कि जैसे मैंने क्या लिखा तो देखिए हलंत लगाया मैंने और धन का चिन्ह दिया और फिर आ दिया, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब है का धन आ, का धन आ, और या भी मैंने जो लिखा या धन आ, मां लिखा मां धन आ। इस प्रकार से अगर आप देखते हैं, इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर वर्ण यानी कि व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए तैयार रहता है, व्यंजन वर्ण का निर्माण करने के लिए क्या रहता है, एकदम तत्पर तैयार रहता है। आप को भी लिखिएगा, कुछ भी आप लिखिए। जैसे कि मैं क्या किया, पा लिखा, चलो पा लिखता हूं, आपकी बात क्या करता हूं, पा लिखता हूं। जब मैं पा लिख रहा हूं तो पा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पा हलंत लगाना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, तब जाकर के ना आ होगा, तब जाकर के देखिए कि इस पा का निर्माण हुआ, पा का निर्माण हुआ। तो इससे ये बात जाहिर होती है, इससे ये बात जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता का ली जा रही है, कहीं ना कहीं व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जा रही है। अब जैसे कि मैं देखता हूं, आपको पी देखता हूं लिख करके, पी जब मैं लिखता हूं तो आप देखिए आधा पा दीजिए, जिसको हलंत लगा दीजिए। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे आप क्या कीजिए कि ई दे दीजिए, यानी क्या कीजिए, ई दे दीजिए, तो ई यानी कि बड़ा वाला। तो इस प्रकार से आपको क्या हो गया, पी का हो गया प्रयोग, पी का हो गया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यानी कि स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जा रही है। चलिए ये हो गया बात। और स्वर्ण वर्ण की संख्या मैंने 11 बताया था स्वर्ण वर्ण में। अब देखते हैं, अब पता है ये वर्ण जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, बिल्कुल जिस प्रकार से स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र अवस्था में पाई जा रही थी उस प्रकार से यहाँ पे ये वर्ण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा रही है। होगी ये बात। अब आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की मूल संख्या अगर देखा जाए तो 33 होती है। कितना होती है, 33 होती है, मूल संख्या 33 होती है। और वर्ण की मूल संख्या देखा जाए तो 44 होती है। वहां पे वर्ण की, पूरा वर्ण की बात करते हैं, वर्ण की मूल संख्या देखते हैं तो 44 होती है, और कुल संख्या वर्ण को देखते हैं तो 52 होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यंजन वर्ण की मूल संख्या देख रहा है तो 33 हो रही है, और कुल संख्या देख रहा है व्यंजन वर्ण की तो 39 हो रही है। कितना हो रही है, 39 हो रही है। ठीक इस प्रकार से
अब देखिए इसी में आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ी सी एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, यानी कि अब यहाँ पे बताइए सर कि 39 कैसे होगा और 33 कैसे होगा। आप बता रहे हैं कि मूल संख्या 33 होता है, आप बता रहे हैं कि कुल संख्या 39 होता है व्यंजन वर्ण की, तो आप हमको बता के तो बताइए, बता के तो दिखाइए, किस प्रकार से बताइएगा, ये जो तो हमको सिखा दीजिए ना। तो देखिए आप सबसे पहले आप स्पर्शी व्यंजन लेकर चलिए, स्पर्शी व्यंजन लेकर के चलिएगा तो उसके बाद आपको पूरी बात पता चल जाएगा। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन है क्या, कह रहा है वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख का अनेक भागों का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं कैसे अनेक भागों का प्रयोग करते हैं, मुख्य भाग का करते हैं। इसकी कुल संख्या 25 होती है, यानी कि अगर आप बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की, तो स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या जो होती है यह 25 होती है और मूल संख्या इसका भी 16 होती है। मूल संख्या इसका भी क्या होती है, 16 होती है, अब कुल संख्या 25 होती है। तो सर हमें यह बता दीजिए, कुल संख्या भी बता दीजिए स्पर्शी व्यंजन का और मूल संख्या भी बता दीजिए। तो लेकिन ये बात को जहन में याद रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं, यानी कि क्या मैंने बोला कि कहीं ना कहीं इसको उपयोग करने में मुख का कार्य निभाता ही निभाता है, मुख का अनेक भागों का कार्य निभा रहा, अनेक भागों का नाम लिया, इनकी प्रयोग होगा इसमें। जैसे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिख चुका हूं, जैसे मैं क ख ग घ च छ ज झ, इस प्रकार से ट ठ ड ढ ट थ द ध, ये आप अगर 4 चौके 16 निकालते हैं तो मूल संख्या हो जाएगा। लेकिन टोटल आप यानी कि वर्ग को लेकर के चलते हैं, वर्ग, ये जो आपका वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये आप लेकर के जो चल रहा है 5 25, ये टोटल मिला के आपका पूरा जो व्यंजन स्पर्शी व्यंजन जो आया, स्पर्शी वर्ण जो आया, या स्पर्शी व्यंजन जो आया, पूरा का पूरा आपका 25 आ गया। कितना आ गया, 25। और ये जो इतना भी साइड वाला है, कवर्ग का जितना भी लास्ट वाला अंक, चवर्ग का लास्ट, तवर्ग का लास्ट और तवर्ग का लास्ट और पवर्ग का पूरा वर्ग, यानी कि सभी के सभी आप क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए और ये सभी के सभी आ जाएगा नासिक व्यंजन में। कहा आ जाएगा, नासिक व्यंजन में। अब देखिए इसको आप हटाते हैं सभी को, यानी कि इसको हटाते हैं तो ये सभी के सभी नासिक व्यंजन में आता है, नासिक स्पर्श व्यंजन में आता है। जैसे कैसे देखो, जैसे पढ़ के बताता हूं, क ख ग घ अंगा, जो आप अंगा बोल रहे हैं, ये अंगा का जो आवाज आ रही है कहां से आ रही है, देखिए नाक से उच्चारण आ रही है, अंगा न, इस प्रकार से न और पूरा प फ वाला आप देख लीजिए, प फ ब भ म, इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा इसके उच्चारण हो रही है। इसलिए तो अब यहां से आपको बात जाहिर हो गया होगा कि यानी कि आप इस साइड वाला सब छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद आपको कितना बच जाता है, 4 चौके 16 बच जाता है, यानी कि 16 हो गया स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या, अब 25 हो गया आपका। टोटल मिला दीजिए फिर तो हो गया कितना आपका हो गया 25। तो मूल संख्या 16 और कुल संख्या 25, आपका क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन का। ठीक, और आपने क्या पूछे, आपने ये बात पूछे कि सर हमें ये बताइए, यानी कि व्यंजन वर्ण में जो आप बता रहे हैं कि 33 मूल होता, वो कैसे होता। ओ ची को आप देख लीजिए गौर से, ओ ची को क्या कीजिए कि अंतस्थ व्यंजन और उष्ट व्यंजन क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन में जुड़ जाती है। जो मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि स्पर्शी व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन को जोड़ लिया जाता है, जिसके कारण मूल व्यंजन की संख्या कितना हो जाती है, मूल व्यंजन की संख्या 33 हो जाती है। कितना हो जाती है, 33 हो जाती है। तो कौन कौन से व्यंजन जोड़ रहे हैं, देखिए आप गौर से देखिए, गौर से, एक जोड़ रहा हूं मैं क्या, आपका अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा जो मैं जोड़ रहा हूं आपका उस व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, यानी कि 25 को हो गया, 25 या र ल व 4 को इधर 25, 26, 27, 28, 29 हो गया, 29 और 4 कितना हो गया आपका 33 होगा, 30, 31, 32, 33, देखिए 33 मिल गया आपका कितना मिल गया 29 और 4, यानी कि आपका 25 और 4 29, और 29 और 4 कितना हो गया आपका 33 हो गया। कितना हो गया 33 आपका मिल गया कि नहीं मिल गया, नंबर आराम से मिल गया आपका। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका यानी कि मूल संख्या, व्यंजन वर्ण की क्या हो गया, मूल संख्या 33 हो गया। और लेकिन हमको पढ़ना कितना, आपको हमें पढ़ाना कितना 39 को, क्या को पढ़ाना 39 को। तो और आगे बढ़िए,
थोड़ी से आप और आगे बढ़िए, जब और आगे बढ़िएगा संयुक्त व्यंजन को जोड़ लीजिए अब, और द्विगु व्यंजन को जोड़ लीजिए। संयुक्त व्यंजन को जब जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका 33 था, 33 और 4 कितना हो गया आपका 37, और 37 और 2 कितना हो गया आपका, अगर जोड़ते हैं संयुक्त व्यंजन को तो, और उसके बाद द्विगु व्यंजन को, तो आपको मिल जाता कितना 39। तो कहिएगा ना सर हाँ मिल गया, मिल गया, बिल्कुल मिल गया, आप बता दिए एकदम पूरी तरह से बता दिए, मिला ना। तो देखिए, तो अच्छा त्रा ज्ञा सरा डाढ़ा, यहां तक हो गया। और मैंने क्या बताया थोड़ा देर पहले कि स्पर्शी व्यंजन को बोलने के लिए कहीं ना कहीं यानी कि मुख का कोई ना कोई भाग प्रयोग में आ रहा है। इस चीज को देख लीजिए कैसे सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने ये बात को बोला कि स्पर्शी व्यंजन जब भी नाम लेना हो तो स्पर्शी व्यंजन जो डिफिनेशन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। जैसे अब क ख ग ग अंग, देखिए तो क ख ग जब बाप बोल रहा है क ख ग घ, ये जो आप बोल रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कहां से आ रही है, कंठ से। कहां से, ये जो कंठ आप देख रहे हैं ये कंठ का उपयोग हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर च छ ज झ च छ ज झ जब देख रहा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो रहा है, तालु हो रहा है। तालु यानी कि जिह्वा जो है आपका, जिह्वा जो है क्या तालु में जाके सट रही है, आपका जीभ जो है कहां सट रही है, तालु में सट रही है इसको उच्चारण करने के लिए। तब तो मैंने बोला कि मुख का अनेक भागों का प्रयोग हो रहा, तब तो मैंने बोला। आगे अब अगर टाठा आप देखते हैं, टवर्ग का भाग देखते हैं, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान जो आपका मूर्धा है, इसमें होता क्या है, इसको पहचानोगे कैसे, इसको आप पहचानोगे यानी कि जिह्वा इसको योगा करता है। जीभ आप बोलिए, बोल के देखिए ट, देखिए जिह्वा जो है आपका उलट रहा है कि नहीं, आप बोलते समय देखिए उलट रहा होगा जीभ आपका, ट ठ ड ढ। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आपका जिह्वा जो है यानी कि योगा कर रहा है, इसलिए यानी कि मूर्धा वर्ण इसको कहा जा सकता है। यानी कहेंगे इसको पूरा टवर्ग वर्ग को पूरा मूर्धा वर्ण कहेंगे, यानी कि मूर्धा कहेंगे, यानी कि मूर्धा वर्ण कहा जा सकता है, कहेंगे ही कहेंगे। नेक्स्ट, अगर टवर्ग में आप देखते हैं, टवर्ग का अगर देखते हैं तो यानी कि दांत का प्रयोग होता है, इसके उच्चारण में दांत का प्रयोग होता है। जैसे देखिए त थ द ध, यानी कि दंत का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, एकदम जाहिर सी बात हो रही है, एकदम आराम से बात अगर देखे तो इसका प्रयोग हो ही रहा, दंत का प्रयोग हो रहा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, त थ द ध, इस प्रकार से बोल देते हैं। लेकिन दांत का जो प्रयोग हो रहा है, दोनों दांत को सटा के बोलेगा, त थ द ध न, त थ द ध न, इस प्रकार से बोला जाता है। दोनों दांत यानी कि सटना चाहिए, लेकिन हम लोग उच्चारण ही गलती करते रहते हैं। अब प को बोलने के लिए, टवर्ग को बोलने के लिए इसमें जो है होठ का प्रयोग होगा ही होगा। अगर आपको हिंदी आती है तो आप अगर होठ से हुए प बोल के बताइए, हमें नहीं बुलाएगा, बिल्कुल ही नहीं बुलाएगा, हम क्या कोई भी नहीं बोल पाएंगे। यानी कि प को बोलने के लिए होठ, दोनों होठ को ऊपर और नीचे दोनों होठ को सटना ही जरूरी है टवर्ग में। प फ ब भ म, ये चीज को ध्यान में रखिए। इसलिए मैंने बोला कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख का अनेक भागों का प्रयोग होता है, यह करते हैं। तो हो गया ना, आखिर ये बात साबित हो गया ना स्पर्शी व्यंजन में। चलिए यहां तक तो मैंने आपको बता दिया, यहां तक मैंने बता दिया। अब देखिए एक बात में, अब देखो क्या हो गया कि अब यहां देखिए 25 हो गया, 25 4 आपका 29, 29 4 33, 33 और 4 आपका हो गया 33 34 35 36 37, 37 और 2 कितना हो गया आपका, यानी कि 38 39 हो गया। दिग्गज व्यंजन को मिला दीजिए क्या हो गया, 39 हो गया। अब आगे आपको दिखाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं इस बात को लेकर के कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है इसकी संख्या 4 होती है। कितना होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होती है, 4 होती है। ये संयुक्त व्यंजन जो आप देख रहे हैं इसकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन सा अक्षरों या कौन कौन सा वर्णों के मेल से बनता है। संयुक्त का मतलब मैंने स्वर में बता दिया था, संयुक्त स्वर में मैंने बता दिया था कि 2 वर्णों के मेल से ही जो बनेगा वर्ण वो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा या संयुक्त स्वर में, दोनों में आएगा। दोनों के लिए उत्तरदायित्व है। जैसे देखिए हम पे, जैसे छ का निर्माण जो हुआ है आधा का यानी कि हलंत का और धन खडगोट चा को मिला करके। दूसरी बात अगर देखते हैं तो ये दूसरी बात आप जब देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्त स्वर आप देख रहे हैं, तो त्रा का निर्माण होने के लिए, त्रा का निर्माण करने के लिए यानी कि आधा ता प्लस रा,
ज्ञा का निर्माण करने के लिए आधा जा और प्लस क्या यानी कि धन क्या ज्ञा इया सॉरी इया जा प्लस क्या इया। फिर आगे अगर बात करते हैं सरा के निर्माण में तो के निर्माण में अब अगर बात कर रहे हैं आगे तो यहाँ पे आपका हो रहा तालाब सा और प्लस का चीरा, तब जाकर के आपका निर्माण किसका हो रहा है। इस प्रकार से का और प्लस का सा मिलाते हैं तो क्या किसका निर्माण हो रहा है छ का। जिस प्रकार से इसी प्रकार से ता और रा को मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो रहा है त्रा का। ठीक उसी प्रकार से अगर इसके जा और इया को मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो। सब में हलांत लगाइएगा, सभी में क्या कीजिएगा हलांत लगाना बहुत ही क्या जरूरी है। तो किसका ज्ञा का। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करते हैं स और रा को अगर मिलाते हैं तालाब सा और रा को तो क्या बन जाता है आपका सरा बन जाता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपका क्या हुआ समाप्त हुआ। संयुक्त व्यंजन का पूरी तरह से आपको मिल गया। और तो संयुक्त व्यंजन मैंने क्या बताया कि स्वर वर्ण में जो आपका स्वर संयुक्त हो रहा था उसमें भी आ रहा है। देखिए संयुक्त स्वर वर्ण यहाँ पे देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण, यहाँ संयुक्त स्वर वर्ण मैंने पहले पढ़ा दिया था, दोनों के लिए संयुक्त आएगा स्वर वर्ण में भी और व्यंजन वर्ण में भी, ना कि केवल एक को लेकर चलिएगा दोनों के लिए। तो दोनों में तो संयुक्त स्वर संयुक्त आ रहा है ना। संयुक्त एक संयुक्त व्यंजन है तो एक संयुक्त स्वर वर्ण है। तो इसका जो मैंने क्या किया था पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बता दिया था। इस प्रकार से आप क्या करते हैं आ और बड़ा ई मिलाते हैं तो ए बनता है। इस प्रकार से आ और ई मिलाते हैं तो क्या बनता है, इस प्रकार से भी ए ही बनता है। अगर आ और क्या करते हैं ए मिलाते हैं इस प्रकार से तो क्या बनता है ए ही बनता है। अगर आ और ए मिलाते हैं तो इस प्रकार से क्या बनता है आपका यानी कि ए ही बनता है। यानी कि आगे और आगे करते हैं आ यानी कि आ के साथ अगर ऊ मिलाते हैं बड़ा वाला ऊ तो आपको क्या बनता है ओ बनता है। अगर आ और आ के साथ छोटा ऊ मिलाते हैं तो इस कंडीशन में क्या बनता है ओ ही बनता है। अगर आ और आ के साथ यानी कि अगर आ और ओ के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है ओ बनता है। अगर आ और ओ के साथ मिलाते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या बनता है ओ ही बनता है। यानी कि इसमें संयुक्त स्वर वर्ण में क्या हो रहा है कि सभी आ जो है आपका कॉमन है। आप देखिए आप देख सकते हैं कि सभी क्या सबका सब आपका क्या कॉमन है। ये पिछले वाले में मैंने बताया आपका क्या बताया, ये पिछले वाला मैंने आपको बता दिया था। क्यों बताया यहाँ पे फिर से मैंने क्यों जिक्र किया, जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है तो संयुक्त स्वर तो मैंने आपको बता दिया था। तो इसलिए ध्यान में याद रखना कि जिस प्रकार से संयुक्त स्वर वर्ण होता है उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन होता है जिसमें छात्रा ज्ञा सरा आता है और संयुक्त स्वर में आता है आपका ए आई ओ औ आता है। ये चीज को दम जहन में याद रखिएगा। यहां तक मैंने आपको क्या किया पूरी बता दिया, पूरी बात क्या किया बता दिया। ठीक अब आपको जोड़ करके मैं बता देता हूं। अब आपको मैं क्या करता हूं जोड़ करके बता दूंगा, बाद में आपको बता दूंगा, पहले पूरा आप पढ़ लीजिए। इसको मिटा देता हूं, इस चीज को यहाँ पे जरूरत नहीं है फिर भी मिटा देता हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए आप देखिए अब मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे कहने का मतलब मूल व्यंजन पूरी वर्ण की आपको मैंने पूरा बात बता दिया आज। और बताने के बाद कुछ नोट पॉइंट है जो मैं बाद में पढ़ा दूं, अभी तुरंत बताने वाला हूं। जैसे देखिए मैंने क्या बोला था वर्ण मैंने जब पढ़ा था तो वर्ण में कुल कितना लिखा था आपका कितना 52 लिखा था और मूल कितना लिखा था मूल आपको 44 लिखा था। गौर से देखिएगा गौर से। अब यहाँ पे वर्ण जो है कुल में अगर बात करते हैं 52 लिखा। जिस प्रकार से स्पर्शी अगर आप लेकर चलते हैं स्वर वर्ण, चलिए यानी कि वर्ण को डिवाइड कर दीजिए, वर्ण को क्या कीजिए डिवाइड कर दिए। डिवाइड कीजिएगा तो एक आएगा स्वर वर्ण, एक आएगा व्यंजन वर्ण, आएगा कि नहीं आएगा। स्वर वर्ण की संख्या मैंने कितना बताया था आप सभी को 11 बताया था। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना बताया था 39 बताया थे ना। इसमें स्वर वर्ण की अगर बात करते हैं तो इसमें मूल स्वर कितना बताया था आपको 4 बताया था और पूरा मिलाकर यानी कि बाकी बचेगा कितना 7, तो 7 4 कितना हो गया था 11 हो गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैं व्यंजन में अगर बात करते हैं तो स्पर्शी व्यंजन के बताया मैं 25 और मूल के बताया 16। मूल कितना बताया 16, मूल कितना बताया आपको 16 बताया। और क्या किया कि मूल 16 बताया हो गया। अब इसमें 11 बात करते हैं तो मिला करके आप मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए आपका 25 हो गया। हाँ आप मिला दीजिए क्या अंतस्थ मिला दीजिए, उष्ण मिला दीजिए, संयुक्त मिला दीजिए और द्विगु मिला दीजिए तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा कितना 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिए अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दीजिए तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने क्या किया आपको 52 का 52 पूरा बता दिया। 52 क्या किया बता दिया। अब नोट पॉइंट कुछ पढ़ लेता हूं। ये नोट तो आपको पढ़ के मैंने बता दिया। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन,
यहाँ पे देखिए अंतस्थ व्यंजन नोट नंबर 1 में कह रहा है जिसके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ आता है। बिल्कुल, अब बोल के देखिए, इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितना होती है? 4 होती है। जैसे य, र, ल, व, देखिए बोलिएगा तो श्वास जो अंदर की ओर आ रही है, न कि बाहर की ओर, अंदर की ओर आ रही है। य, र, ल, व, इस प्रकार से अंदर की। और इसकी संख्या यानी कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना हो रही है? आपका हो रही है यानी कि 4। ठीक उसी प्रकार से अगला बढ़ते हैं उष्ण व्यंजन में, तो इसके जिसके उच्चारण में शरीर में गर्मी आ जाती है। शरीर में क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है। अब बोल के देखिए स ह, देखिए यहाँ पे स ह। अब बोलिए, अब यहाँ पे आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि सर स कहाँ गर्मी आ रही है। आप जब मुख से आपको हवाएं निकलेगी, उष्मा निकलेगी, तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखिए बोल करके स ह, देखिए गर्म हो रहा है, हथेली आपको गर्म हो रही है बोलते समय, तो इसलिए इसको बोला गया उष्ण व्यंजन। इसलिए इसकी भी संख्या कितना होती है? 4 होती है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अगर बात करते हैं, जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना होता है, और इसका भी संख्या कितना होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन है? छात्र, ज्ञ, स्र, छात्र, छात्र, ज्ञ, स्र। इसकी भी संख्या कितना हो गई? 4 हो गई। 4 तिया कितना हो गया? 12। 4 तिया कितना हो गया? 12। और द्विगु व्यंजन लेके चलिए आप। द्विगु व्यंजन कौन है? यानी कि ढ, ढ, र, ढ, यानी कि जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि सर ढ, ढ तो हमको कवर्ग में पढ़ेवे की, कवर्ग में और टवर्ग में तो बतावे की। आप गौर से देखिए यहाँ पे, यानी क्या मैंने बिंदु दिया है? अड़ा के पास कहाँ बिंदु दिया है? यहाँ कहाँ है? आप वहां, यहाँ और यहाँ जिक्र कीजिए, यहाँ और यहाँ जिक्र कीजिए। बिंदु देखिए आप, यानी अंतर है या नहीं है? और ढा में देखिए नीचे बिंदु है, नहीं है। आपका कवर्ग वाला में ढा में नीचे बिंदु नहीं पड़ता है, और लेकिन वहां आपका पड़ रहा है। लेकिन इसको कौन सा वर्ण बोलते हैं? इसको तुर्की व्यंजन बोलते हैं। ये तुर्की भाषा से लिया गया है, आपको लिखा होगा। और इसी को रा और ढा को द्विगु व्यंजन को अगात व्यंजन और निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। अगात व्यंजन क्या? निर्मित व्यंजन कहते हैं। या और वा को अधूरा वर्ण कहा जाता है। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको, यानी कि अधूरा वर्ण कहा जाता है। यानी कि अगला नोट अगर देखते हैं, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण आते हैं। हिंदी वर्ण के फारसी भाषा में कितना वर्ण आते हैं? 5 आते हैं। एक क, ख, ग, ज, फ, और सभी के नीचे देखिए एक बिंदु लगा हुआ है। जब आप जंजीर शब्द लिखेगा, कुछ ऐसे शब्द लिखने के लिए आता है जिसके नीचे यानी कि यह बिंदु लिखाता है। तो इसको कौन सा? इसको फारसी भाषा के वर्ण बोलते हैं। फारसी भाषा में इसको वर्ण बोला जाता है, जिसकी संख्या कितना होती है? 5 होती है। अब हिंदी में तुर्की के 2 वर्ण होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बोला था। हिंदी में तुर्की के 2 वर्ण होता है, ढ, ढ होता है, ढ, ढ होता है। और हिंदी में अंग्रेजी भाषा के 1 वर्ण होते हैं, जिसको औ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औ बोलते हैं। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? इसको औ बोलते हैं। इस प्रकार से मैंने क्या किया, आज वर्ण का पूरा क्लास यानी कि व्यंजन स्वरमन और व्यंजन वर्ण मैंने क्या किया, बता दिया। कुछ मुख्य बिंदु आपको बताया, जो एग्जाम बेसिस पे क्या है आपको बहुत ही उत्तरदायी है, लाभदायक होने होगा। और क्या किया, ये जो मेरा क्लास चल रहा था 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के, ये हिंदी था। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका 1 लाइक हमें मोटिवेट करता है कि और भी नए वीडियो बनाऊं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।